हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को नीचे देखो यार, सब्सक्राइब का बटन होगा, उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है फॉर दोज स्टूडेंट जो कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन उनका बहुत ही नज़दीक है। CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, या फिर जो भी स्टूडेंट जो IIT JEE और नीट एग्जामिनेशन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके पिछले हम हेलो एल्केन्स पे बात कर चुके हैं 3 लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, उसमें आपको तीनों लेक्चर मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन का भी लेक्चर उसमें मिल जाएगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम एक एक चीज़ समझाए हुए हैं। और आपको फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट भी मिल जाएगा जिसको शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा जो इक्वेशन होता है उसको समझाया गया, तो आप उसको ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने बोर्ड पे हेडिंग देख लिया होगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन। ठीक, इस लेक्चर में हम रिवीजन लेक्चर है हमारा, आगे ही बता दे रहे हैं, ये रिवीजन लेक्चर हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, तो E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन और एराइल हैलाइड भी हम इसी में देख लेंगे। ठीक ना, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। एराइल हैलाइड्स और E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन छोटा सा है, इसको हम देख लेंगे। और एराइल हैलाइड का जो पोर्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये लास्ट पार्ट होगा, मतलब 4 लेक्चर में हमने पूरा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को कंप्लीट करा दिया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन, देखिए नाम है E फॉर होता है एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। कहने का मतलब कि जहां SN2 था ना, SN से होता है सब्सटीट्यूशन। SN से क्या होता है? सब्सटीट्यूशन। तो E से क्या होगा? एलिमिनेशन। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है? एक आदमी हटता है और उसकी जगह दूसरा आदमी जो हटाने वाला होता है ना वो आगे जुट जाता है। लेकिन एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता। एलिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी हटता है, कोई इसकी जगह आके जुटता नहीं है। एलिमिनेशन मतलब होता है खाली निकालना, और सब्सटीट्यूशन मतलब होता है निकालना भी, और जिसने निकाला वो उसकी जगह जाके बैठ जाता है। ठीक, तो E2, अब देखिए E2 का पूरा खेल SN2 से जुड़ा हुआ है। मतलब जो जो कंडीशन सर आपने SN2 में बताया था ना, जो जो कंडीशन हमने SN2 में बताया था, डिट्टो वही सिर्फ E2 में लग जाता है। मतलब सिर्फ वही कंडीशन देखेंगे तो हम E2 करा देंगे। अच्छा सर, तो फिर SN2 कब कराएंगे? कुछ तो फर्क होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, एक फर्क है, इसमें है एलिमिनेशन। क्या है? एलिमिनेशन। तो कहीं ना कहीं सिर्फ किसी को हटाना है, जोड़ना नहीं है, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और हर जने को पता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी मतलब हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हीट देना पड़ता है, क्योंकि एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन माने बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक, तो क्या करना पड़ता है? बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है। तो देखिएगा हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि सभी कंडीशंस SN2 के हों। किसके हों? SN2 के हों, और अगर हीट दे दे, क्या दे दे? हीट दे दे, तो हम SN2 ना करा के E2 कराएंगे। अब कैसे कैसे कराएंगे वो तो आपको सिखाएंगे, अभी तो हम बस बता रहे हैं कि कब हमको पता चलेगा कि E2 है और कब पता चलेगा SN2। मतलब सर SN2 के लिए आपने सिखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो हम SN2 करा देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो हम क्या कराते हैं? SN2। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ हीट दे गया ना तो फिर E2 रिएक्शन कराएंगे। देखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तब तो आप SN2 करा दीजिएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर आपका हीट दे दे, हीट मतलब ऐसे ट्रायंगल से दिखाते हैं डेल्टा से, ठीक, अगर ये दे दिया तो फिर E2 रिएक्शन कराएंगे। बेसिकली जो कंडीशन होता है E2 के लिए वो होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अच्छा, आर का सर, आर का कोई खेल है क्या इसमें? जैसे उसमें सर R 3 डिग्री में SN2 नहीं होता था, इस पे आर का कोई खेल नहीं है। मतलब E2 3 डिग्री पे भी होगा, 2 डिग्री पे भी होगा और 1 डिग्री, सब में होगा। भले रेट 1 डिग्री का ज्यादा होगा, 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री, जो रेट होगा वो 1 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री, लेकिन होगा सब में। SN2 3 डिग्री में होगा ही नहीं, SN2 3 डिग्री में होगा ही नहीं, लेकिन इसमें होगा। भले ही रेट क्या होगा? 1 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री का ज्यादा और 3 डिग्री का। ठीक, अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और कल को हीट ना दे और 3 डिग्री दे दे तो E2 करा दीजिए, क्योंकि 3 डिग्री में तो SN2 होगा नहीं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 कराएगा, लेकिन SN2 होगा नहीं तो क्या हो जाएगा? दूसरा आदमी E2 हो जाएगा। अच्छा,
एक और केस होता है, हमने क्या लिखा लास्ट में, स्ट्रॉन्ग बेस। आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और डेल्टा हो, बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक ना। तो कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक्चुअल कंडीशन है कि E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस और E1 के लिए वीक बेस। आ रहा है आपको समझ में? अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कभी कभी अगर एक्वस KOH हो और हीट दे दे, हीट तो देखिए तो E2 करा दीजिए, हीट होगा तब तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कंफर्म, इट्स गारंटी। अगर हीट दे दिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो E2 रिएक्शन होगा और वीक है तो फिर E1 रिएक्शन होगा, ठीक। अगर कंडीशन SN2 वाला मैच कर गया तो E2, अगर कंडीशन SN1 वाला मैच कर गया तो E1। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज कहता है कि अगर एल्कोहलिक KOH हो, भले ही हीट दे या ना दे, दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं भी देना तो आपको E2 रिएक्शन ही कराना होता है। क्या हो सर? एल्कोहलिक KOH, क्योंकि एल्कोहलिक बेस जो होता है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो E2 रिएक्शन हो जाएगा। तो ये बस आपको सीखना है कि अगर कल को हीट दे दिया, सभी कंडीशन SN2 की मैच कर गए, हीट दे दिया तो E2 रिएक्शन कराइए। लेकिन अगर कल को हीट ना दिया तो एक आदमी होता है एल्कोहलिक KOH, उसमें E2 कराइए। मतलब सर अगर एक्वस KOH दे दिया तो SN2, हाँ, एक्वस KOH के साथ हीट दे दिया तो E2, हाँ, लेकिन सर अगर एल्कोहलिक KOH दे दिया तो सर E2। अगर एल्कोहलिक KOH दे दिया, हीट दे या ना दे, आपको E2 रिएक्शन करा के आना। ध्यान से मेरे बात को नोट करते आना, ठीक ना। तो E2 रिएक्शन ये होता है, करना क्या होता है E2 रिएक्शन में ये बताते हैं। अच्छा, एक मिनट, E2 और E1 हम एक साथ बताएंगे, कंडीशंस भी एक साथ बता रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे लिख लिए होंगे, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं कि सभी कंडीशन किसके मैच करने चाहिए? SN1 के हों, सभी कंडीशन किसके हों? SN1 के हो। और अगर हीट दे दिया तो क्या करा के आना है? तो करा के आना है आपको SN1 कराएं, सॉरी SN1 बोल रहे हैं, E1 कराएंगे। क्या कराएंगे? E1 कराएंगे। आया आपको समझ में? मतलब सभी कंडीशन SN2 के हो और हीट दे दो तो सर E2 कराएंगे, और सभी कंडीशन SN1 के हो और हीट दे दो तो E1 कराएंगे। इतना ईजी है क्या सर? हाँ, इतना ईजी है आपका, ठीक। तो अब कराएंगे क्या, वो सीखेंगे। जैसे कि सर कोई एग्जांपल बताइए, अगर H2O दे दिया तो सर तो क्या कराएंगे? हम बोले अगर खाली वाटर दे दिया तो SN1 कराओ यार। लेकिन सर अगर कल को वाटर के साथ हीट दे दिया तो सर तब E1 कराएंगे। क्या कराएंगे? E1। अगर कंडीशन SN1 का, अच्छा H2O तो सर SN1 का कंडीशन है ना, लेकिन साथ में अगर हीट दे दिया तो E1 कराएंगे, ठीक। दोनों में होता क्या है? दोनों में डिट्टो सिर्फ SN2 और SN1 वाला ही काम होता है। क्या SN2 में कार्बोकेटायन बनता था? अगर हम आपसे पूछे SN2 में कार्बोकेटायन बनता था, जिनको ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है ना, SN2 SN1, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां मेरे पिछले तीनों पार्ट को देखो। एक एक पार्ट में SN2 SN1 न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, एक एक चीज खूब अच्छे से बताए हुए हैं। छोटे समय में, बहुत ही कम टाइम में हर एक चीज़ को रिवाइज किया गया, हर एक टॉपिक को देखा गया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करो यार, और पिछले वीडियोस को जरूर देखो, फिर इस लेक्चर को देखो, ठीक। तो H2O पे बात, H2O क्या बता रहे थे हम? हाँ, हम बता रहे थे कि कंडीशंस SN2 में क्या आपका कार्बोकेटायन बनता था? नहीं बनता था ना SN2 में। तो E2 में भी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, मतलब खाली ग्रुप निकल जाएगा बस। लेकिन इसमें जहां से निकलेगा ना, वहां पे आ जाएगा कार्बोकेटायन। SN1 में क्या बनता था? कार्बोकेटायन। जहां से ग्रुप निकलता था उसके ठीक पास वाले पे क्या आ जाता था? कार्बोकेटायन। E1 में भी सेम टू सेम काम वैसा ही होगा, जहां से ग्रुप निकलेगा वहां पे आ जाएगा कार्बोकेटायन। फिर उस कार्बोकेटायन का क्या होगा? SN1 में क्या होता था? रीअरेंजमेंट। तो यहां पे भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट, ठीक। लिखवाते हैं आपको, आगे ये लिखिए, फिर एक एक चीज आपको लिखवाते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। एराइल हेड भी इसी पार्ट में होगा, ठीक। ठीक, अब सवाल आता है करना क्या है? करना क्या है? करना क्या है? ठीक, E2 और E1 पे एक्सपर्ट हो जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इट्स माय प्रॉमिस, इट्स माय गारंटीड। एक भी सवाल आपके E1 E2 SN2 SN1 के नहीं छूटेंगे। आप सिर्फ देखिएगा और बता दीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, चाहे सवाल छोटा हो चाहे सवाल बड़ा हो, कॉन्सेप्ट तो बस यही होगा, ठीक। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, जो सिखाएंगे बस वही करके आपको एग्जाम में आना है। आपके सामने सवाल दे दिया CH3 CH2 CH2 और एल्काइल हेड पे। सभी काम किस पे करते हैं? एल्काइल हेड पे करते हैं, ठीक। कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ब्रोमीन। अगर दे दिया एक्वस KOH तो होगा SN2, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अगर हो गया एक्वस KOH के साथ हीट तो होगा E2, अभी बता दिए। और अगर कल को दे दिया एल्कोहलिक KOH तो होगा E2, अभी बता दिए। अगर कल को सभी चीज लिख देते हैं, H2O हो गया, क्या हो गया? H2O तो होगा SN1, बता चुके हैं। और अगर कल को H2O के साथ हीट हो गया ना तो होगा E1, अभी अभी बताए हैं। अब सब चीज एक एक साथ देख लेते हैं, ठीक।
चलिए देखते हैं होगा क्या। अगर SN2 तो सिखा चुके हैं आपको, SN2 में क्या होगा, Br को हटाएंगे, इसका प्रोडक्ट बना देते हैं CH3 CH2 CH2 और OH को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। E2 को सिखाते हैं। E2 में क्या करना है, जहां ब्रोमीन को हटाना है, ब्रोमीन हटा वहां से, ब्रोमीन को हटाना है और ठीक पास वाले का हाइड्रोजन भी हटाना है। बेसिकली बेस जो होता है ना, बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को। अब देखिए यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज कल को क्रिएट हो, अब देखिए कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक कहलाता है, जहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। अगर कल को यहाँ से हाइड्रोजन निकला, देखिएगा अगर कल को यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ का हाइड्रोजन निकला तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा। सोचिए ब्रोमीन स्टेबलाइज कहाँ कर पाएगा इसको, माइनस आई इफेक्ट लगा के। वो सब अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो अभी तो रिवीजन लेक्चर है, आप इसको स्किप कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक, हम जो सिखा रहे हैं बस उतना सीखिए। जहां से ब्रोमीन निकला, ब्रोमीन यहां से निकला, इसके ठीक पास वाले से, इस वाले से हाइड्रोजन को भी निकाल दीजिए। ठीक पास वाले से क्या कीजिए, हाइड्रोजन को भी निकाल दीजिए। तो अगर आपने यहां से हाइड्रोजन को निकाला और यहां से ब्रोमीन को निकाला, हाइड्रोजन को कौन निकाल देगा, बेस का जो OH नेगेटिव होता है वो इस हाइड्रोजन को निकालता है, एसिडिक हाइड्रोजन को। तो यहां से हाइड्रोजन को निकाले और यहां से ब्रोमीन को निकाले। देखिए हम एक एक चीज बता देते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। इस हाइड्रोजन को बेसिकली ऐसे लिखते हैं, CH और हाइड्रोजन ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए इस ब्रोमीन को बाहर निकालेंगे और ब्रोमीन से आप पोजीशन को मार्क कीजिए। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो सबसे पहले लिख देते हैं, एक एक स्टेप लिख देते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालो, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालो। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 में बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालो। सर कल को अगर दो बीटा कार्बन हो गया तो दो बीटा हाइड्रोजन होगा, तो सर दोनों को बाहर निकालेंगे क्या, हाँ दोनों को बाहर निकालेंगे तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। उसका एग्जांपल भी कराते हैं, देखना। बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालो। अब ध्यान से देखो, बीटा हाइड्रोजन कौन है, ये है बीटा हाइड्रोजन। ठीक ना, पिछले बार में हम बता रहे थे कि इसको नहीं, बीटा हाइड्रोजन को आपको बाहर निकालना होता है। ठीक, तो एक तो यहां से ब्रोमीन जाएगा और एक यहां से हाइड्रोजन जाएगा। अब यहां से ब्रोमीन जाएगा तो इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो अपना लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा। तो यहां पे बन जाएगा पाई बॉन्ड। बाहर क्या क्या निकल गया, एक H Br बाहर निकल गया, एक H बाहर निकल गया और एक Br। इस H को कौन बाहर निकलता है, इस H को बेस का OH नेगेटिव बाहर निकलता है। एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक, आया समझ में आपको। तो आपको क्या करना है, लिविंग ग्रुप को सबसे स्टेप 1 में बाहर निकालना है। SN2 में दोनों काम एक ही साथ होता है, सॉरी बार SN2 बोल दे रहे, E2 में दोनों काम एक ही साथ होता है। अगर E1 होगा तो आगे ये निकलेगा, फिर इस पर कार्बोकेटायन आएगा, फिर ये निकलेगा। ठीक, E1 भी सिखाएंगे। क्या सिखाएं सर, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दीजिए और बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए और फिर बॉन्ड बना दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज एल्कीन। तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बन जाता है, एल्कीन। देखिए इसमें खाली कोई ना कोई निकल रहा है, कोई जुट नहीं रहा है। ठीक, तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हैं, फिर बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन पास में देता है और ये इलेक्ट्रॉन। हमेशा देखिए जो बॉन्ड है ये अल्फा डबल बॉन्ड बीटा, कॉन्सेप्ट यही है कि अल्फा डबल बॉन्ड बीटा बना के आना। देखिए अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो अल्फा और बीटा डबल बॉन्ड बनाओ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे स्टेप 1 में क्या करना है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, E2 में दोनों काम एक साथ करना और E1 में आपको कार्बोकेटायन बनाते हुए करना है। ठीक, तो E2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप को बाहर निकालो और फिर बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालो और बॉन्ड बना दो। लिखो। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं जिससे और आपको क्लियर होगा। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। CH3 CH2 CH Br और CH3 किसी ने रिएक्शन दे दिया एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे ही देखा एल्कोहलिक KOH मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, माने कौन सा रिएक्शन होगा, E2। इसके साथ हीट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 रिएक्शन करा देगा। अच्छा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कराना, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बढ़िया एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो अब क्या करना है, Br को बाहर निकालना है। सबसे पहले तो लिविंग ग्रुप बाहर करेंगे। अब दो बीटा पोजीशन को मार्क करो, क्या ये अल्फा,
कि ये भी बीटा, पास वाले को बीटा बोलते हैं, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अल्फा के पास वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। तो अल्फा के पास में ये भी और अल्फा के पास में ये भी। तो सर यहाँ पे तो दो दो बीटा हाइड्रोजन है, मैंने दोनों बाहर निकलेंगे और दोनों बाहर निकलेंगे तो दो दो प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक प्रोडक्ट सर मेजर का लगेगा, एक प्रोडक्ट माइनर का लगेगा। हाँ कैसे सर, कैसे पता करेंगे? देखो कैसे पता करते हैं। क्या ये हटेगा, ये हटेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से दो दो प्रोडक्ट CH3 CH, ये एक हाइड्रो निकल गया CH, डबल बॉन्ड CH CH3। क्या इसके बाहर निकलने से, इसके बाहर निकलने से ये मिलेगा, इस हाइड्रोजन के बाहर निकलने से मिलेगा। और अगर कल को ये बाहर निकले ये, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलाएगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? अगर ये बाहर निकले तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2। क्या ये बनाएगा? हाँ बिल्कुल बनाएगा। सर कौन होगा मेजर, कौन होगा माइनर? जिसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ना वो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? एल्कीन। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा तो वो वाला कहलाएगा मेजर, और एल्कीन की स्टेबिलिटी कम तो वो क्या कहलाएगा? माइनर। अब ध्यान से देखो, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आपको याद होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो बोलता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा ना, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता तो यार फिर कुछ नहीं कह सकता। अल्फा माने होता है ठीक पास वाला। देखो एल्कीन के पास में ये है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास में कौन है? ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो इसके पास में ये है और इसके पास में है। तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये होगा मेजर और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। माइनर माने ये कम बनेगा और मेजर माने ये ज़्यादा बनेगा, ठीक ना। तो ये ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर दो दो बीटा हाइड्रोजन होगा तो फिर दोनों को बनाइए, फिर दोनों को बनाइए, एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। एल्कीन की स्टेबिलिटी से पता होगा मेजर और माइनर, ठीक। तो E2 रिएक्शन पे इतना हो गया। E1 पे बात करते हैं। अच्छा, इसी रिएक्शन के साथ अगर हम E1 रिएक्शन की बात कर लें इसी एग्जाम्पल के साथ, तो E1 रिएक्शन कैसे होगा, इसको मिटाते हैं। E1 रिएक्शन कैसे होगा? E1 रिएक्शन ऐसे होगा कि E1 रिएक्शन में ये सब काम एक ही साथ नहीं करना। E1 रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे SN1 डिफिकल्ट होता है ना SN2 के कंपैरिजन में, वैसे E1 भी E2 कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है। देखिए कैसे, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन होता है। जैसे Br निकला ना, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, आगे लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 CH, कार्बोकैटायन और यहाँ पे CH3। अब कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसीलिए कुछ लोग E2 रिएक्शन को, ध्यान से देखिएगा, E2 रिएक्शन को, उसमें कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलता था? बीटा हाइड्रोजन ना, क्योंकि लिविंग ग्रुप के प्रेजेंस में, तो उसको बोल देते हैं बीटा एलिमिनेशन। कुछ लोग बोल देते हैं E2 रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन और E1 को बोल देते हैं अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन किसके रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन निकलता था? लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में। एक एक चीज हम लिख देते हैं। लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था और इसमें कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में कौन बाहर निकलेगा? अल्फा हाइड्रोजन। देखो कार्बोकैटायन ये है, ये रहा अल्फा और ये रहा अल्फा। अच्छा, यहाँ पे रुकना है और चेक करना है कि रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना है, जैसे SN1 में करते थे ना, रुकना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना, रुकना है और चेक करना है कि क्या चेक करना है कि रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। अगर कल को हुआ तो कराओ, नहीं हुआ तो नहीं कराओ। जैसे यहाँ पे है तो कितना रीअरेंजमेंट, मैंने पास में चेक कर लो, कहीं वहाँ तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। रीअरेंजमेंट नहीं समझ में आया तो लेक्चर 2 देखो, सर लेक्चर 2 में बताए हुए हैं या 3 में बताए हुए हैं। लेक्चर 2 और 3 देखो, उसमें रीअरेंजमेंट किसी एक में बताएं, रीअरेंजमेंट अच्छे से रीअरेंजमेंट भी समझ सकते हो, ठीक। तो ये तो यहीं पे स्टेबल है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5, अगर पास में चला गया फिर भी 3 और 2 5, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टेबल है। जो ऑलरेडी स्टेबल होता है ना उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और जिसको रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज करना पड़े उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। बात नोट कर लेना, ठीक ना, जो बोले हैं। अगर पहले से स्टेबल है तो उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और उसको रीअरेंजमेंट करके स्टेबल करवाना पड़े ना तो उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये ऑलरेडी स्टेबल है इसलिए इसको कुछ लोग बोल देते हैं इट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो ऐसा रीअरेंजमेंट के डेफिनेशन में लिखा होता है ना कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल व्हेनेवर क्लासिकल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। जब भी क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा मतलब वो स्टेबल नहीं होगा तब रीअरेंजमेंट होगा। अगर कल को नॉन क्लासिकल बना जो कि पहले से स्टेबल है तो वो रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा। जैसे कि HgOAC होल्ट्राइज के केस में अगर किसी ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा तो उसको पता HgOAC होल्ट्राइज के रिस्पेक्ट में जब रिएक्शन कराते हैं ना तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑलरेडी कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देते हैं, ठीक है।
तो ये आप इसको, तो यहाँ पे अब तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, अगर रीअरेंजमेंट होगा नहीं तो क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकलना है, बीटा को नहीं, अल्फा को, किसके रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव चार्ज के। तो ये बाहर निकलेगा, तो देखिए CH3 ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस में CH3 CH2 ये बाहर निकलेगा, तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो हालांकि इसमें भी यही फिर से यही मेजर होगा और यही माइनर होगा, इसमें इसलिए सेम प्रोडक्ट मिल गया दोनों में। देखिए E2 का भी सेम प्रोडक्ट रहा और E1 का भी सेम प्रोडक्ट रहा, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि रीअरेंजमेंट किसी में नहीं हुआ, रीअरेंजमेंट किसी में नहीं हुआ। इसका जो पिछला वाला एग्जांपल कराया था ना, इसका पिछला वाला एग्जांपल है, उसमें ट्राई कीजिएगा, E2 प्रोडक्ट अलग होगा और E1 प्रोडक्ट अलग होगा। इसमें इसलिए सेम हो गया क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो ऐसा भी कभी कभी लिखा होता है कि व्हेनेवर, लिख देते हैं, व्हेनेवर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, then SN2 and SN1 or E2 and E1 products are identical। क्या लिखा सर ने, अगर कल को नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो SN2 से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सेम होगा और SN1 से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सेम होगा और E2 से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सही होगा और E1 से जो प्रोडक्ट मिलेगा दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे। आया आपको बात समझ में, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं E2 और E1 के नाम पे। अब देखिए, ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ऐसे सवाल, अब ये थोड़े से अजीब, थोड़े से डरावने टाइप में होते हैं। ठीक, तो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। अगर इसमें बात करें तो आपको बस एक चीज़ हम लाइन लिखेंगे, वहीं आपको समझना है कि E2 रिएक्शन का एंटी एलिमिनेशन होता है, एडिशन थोड़ी है, एंटी एलिमिनेशन होता है। तो अब जो उतना भी हम शॉर्ट ट्रिक लिखवाए थे ना हाइड्रोकार्बन, अगर आपने लेक्चर मेरा देखा होगा तो जितना भी शॉर्ट ट्रिक लिखवाए थे उस सभी शॉर्ट ट्रिक का यहाँ पे उल्टा चलता है, क्योंकि उसमें एडिशन होता था, एल्कीन से बनता था, सिस एल्कीन पे होता था एंटी एडिशन या सिन एडिशन, तो थ्रियो मिलता था। इसमें अब कहानी उल्टा चलेगा। अब ध्यान से बताइए, ये कैसा प्रोडक्ट है, थ्रियो है कि इरिथ्रियो है, कैसे पता करते हैं सर, TOES का शॉर्ट ट्रिक, अगर थ्रियो होगा तो अपोजिट साइड में ग्रुप होंगे, इरिथ्रियो होगा तो सेम साइड में। अब देखो इसमें दो ग्रुप सेम साइड में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है इरिथ्रियो। क्या है ये, इरिथ्रियो प्रोडक्ट है। और इरिथ्रियो प्रोडक्ट पे हम कौन सा एलिमिनेशन कर रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन। क्या कर रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन। तो आपको पता होगा कौन सा शॉर्ट ट्रिक खुल गया, TAE। कौन सा शॉर्ट ट्रिक खुल गया, TAE। इरिथ्रियो पर एंटी, तो कौन सा एल्कीन बना के आना है, ट्रांस एल्कीन। उल्टा, बिल्कुल उल्टा सोचना है उसमें कैसे सोचते थे, ट्रांस पर एंटी एडिशन, तो इरिथ्रियो प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें इरिथ्रियो प्रोडक्ट है, एंटी एलिमिनेशन कराना है, तो कौन सा एल्कीन बनाओगे, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन में क्या होता है कि दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, मतलब देखो दो सेम ग्रुप कौन है, Me और Me, इनको अपोजिट साइड में जोड़ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक Me को इधर और एक Me को इधर, बच क्या गया, एक बच जाएगा। Br को तो बाहर निकल, Br तो लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा ना, बच क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज द, अच्छा हाइड्रोजन भी तो बाहर निकलेगा ना, PH बोलना चाहिए, हाइड्रोजन बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। तो ये Br और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, अपोजिट साइड वाले, ब्रोमीन के जो अपोजिट साइड में हाइड्रोजन होगा वो बाहर निकले, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। तो आपको समझ में, आपको तो बस यही समझना है कि शॉर्ट ट्रिक जो भी बताएं तो उसका जस्ट उल्टा, इरिथ्रियो प्रोडक्ट है, एंटी है एलिमिनेशन, तो TAE वाला शॉर्ट ट्रिक उल्टा पढ़ दो, EA तो कौन सा एल्कीन बना दोगे, ट्रांस एल्कीन। अगर वही कहानी ऐसे होता, यहाँ पे होता PH और यहाँ पे होता हाइड्रोजन, तो एंटी एलिमिनेशन होता है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, अपोजिट साइड में है, तो ये है थ्रियो। ये क्या है, थ्रियो है, और थ्रियो पे एंटी एलिमिनेशन, तो आपको पता होगा थ्रियो पे एंटी एलिमिनेशन CAT, तो कौन सा एल्कीन बना देना है, सिस एल्कीन। सिस एल्कीन बनने क्या होता है कि दोनों को C डबल बॉन्ड हो, इधर Me, दोनों सेम ग्रुप H और PH, सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस एल्कीन होता है। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड लग गए तो ट्रांस एल्कीन होता है। तो इस वाले केस में, पिछले वाले केस में ट्रांस एल्कीन बन जाएगा और इस वाले केस में सिस। अगर ये सब बातें आपको नहीं समझ में तो हाइड्रोकार्बन का लेक्चर जाके देखो, वहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे हम, इसको नोट कर लो। अब देखो, दो चीज़ आपको किताब में लिखा हुआ है कि अगर कल को व्हेन वी हैव, लिख देते हैं, व्हेन वी हैव बल्कियर बेस, बल्कियर बेस मतलब 3 डिग्री वाला, जैसे कि CH3 OH,
ये हो गया, तो इट इज बल्कियर बेस। सबसे पहले तो ये बेस है क्योंकि OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप होने से तो बेस होगा ना, तो ये तो बेस है, लेकिन कैसा बेस है, बल्कियर बेस है। कैसा बेस है, बल्कियर बेस है। ठीक, अगर कल को बल्कियर बेस हो, कैसा हो, बल्कियर बेस हो, या फिर बोलता है दूसरा केस कि व्हेन वी हैव पुअर लिविंग ग्रुप। कौन सा लिविंग ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप काफी खराब हो, जैसे कि फ्लोरीन, जैसे कि फ्लोरीन, तो उस टाइम जैसे मेजर मिलता था वैसे ही प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन उसको मेजर ना बोल के माइनर बोलो। कहानी बिल्कुल उल्टा चलेगा, और माइनर जो बनेगा उसको माइनर ना बोल के मेजर बोलो। यहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं समझ में, एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे कि कोई केस दिखाते हैं, जैसे कि केस आपके सामने दिखाते हैं BR और कहाँ पे CH3 कर दें, जहाँ पे कर दें CH3, या फिर ये लेंदी हो जाएगा, इसको हम नहीं करते हैं, आसान वाला ही करते हैं। जैसे उसी केस की बात कर देते हैं, CH3 CH2 BR और यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, और यहाँ पे बल्कियर बेस ले लेते हैं, ये दोनों तरफ, तीनों तरफ Me ग्रुप Me ग्रुप Me ग्रुप और यहाँ पे OH, इट इज बल्कियर बेस, और हीट दे दिए, बल्कियर बेस है। तो प्रोडक्ट बनाओ, जो मेजर मिले उसको माइनर बोल दो, और जो माइनर बोले उसको मेजर बोल दो। ठीक उल्टा, जैसे मेजर क्या मिल रहा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, क्या ये मेजर था, लेकिन यहाँ के लिए हो जाएगा माइनर। अगर कल को बल्कियर बेस होगा तो मेजर वाला बन जाएगा माइनर, और जो मेजर माइनर था CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, क्या ये माइनर था, लेकिन यहाँ के लिए क्या कहलाएगा, मेजर। ऐसा ही काम करो अगर कल को पुअर लिविंग हो, मतलब या तो बल्कियर बेस हो या फिर बेस अपना नॉर्मली हो, लेकिन ब्रोमीन की जगह क्या होता, फ्लोरीन, तब भी कहानी यही करते। तो ये भी कॉन्सेप्ट है एक जो आपको नोट करने लायक है, कि अगर कल को बल्कियर बेस हो या फिर पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो जो मेजर मिलता था वो मेजर ना कहला के माइनर कहलाएगा, और जो माइनर होना है उसको मेजर कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके ये सभी सवाल ट्राई करो, ये सभी सवाल अगर ट्राई कर लियो तो इधर देखो, इसमें कितने हेलोजन हैं, दो। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं बाहर निकलता, सिर्फ हेलोजन ग्रुप, क्योंकि दो हेलोजन है तो हाइड्रोजन ना बाहर निकल के दोनों क्या, सिर्फ हेलोजन ही ग्रुप बाहर निकल जाता है। अब देखो यहाँ क्या है, कैसे पता चलेगा सर हमको E2 कराना है केवल, देखो NaI एसीटोन, NaI मतलब Na पॉजिटिव और I नेगेटिव, I नेगेटिव है तो SN2 कराएगा, लेकिन हीट दे दिया तो सभी कंडीशन SN2 के, हीट दे दे तो E2, यहाँ भी होगा E2। Zn के साथ यही केस होता है कि Zn आपको क्या करता है, ब्रोमीन और ब्रोमीन को बाहर निकाल देता है, ये दोनों ब्रोमीन बाहर निकलेंगे और यहाँ पे आ जाता है पाई बॉन्ड, तो दोनों ही केस में बन जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे बाहर निकल जाता है IBr और NaBr। एक बार I के साथ Br जुड़ जाता है तो हो जाता है IBr, और एक बार Na के साथ जुड़ जाता है तो NaBr। लेकिन यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट होगा, एक तो ये मिलेगा अपना, लेकिन दूसरा हो जाता है ZnBr2। क्या होता है, ZnBr2। ठीक, तो जिंक भी वही काम करता है, और NaI एसीटोन है, मतलब सभी कंडीशन SN2 क्या है, हीट है, तो E2 रिएक्शन होगा। E2 में क्या करना है, अगर दो ब्रोमीन है तो इन्हीं को बाहर निकालो, अगर कल को ब्रोमीन नहीं होता तो फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता, काम तो वही करेंगे। और क्या बना देंगे, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, और अल्फा बीटा पे क्या लगा देंगे, पाई बॉन्ड। ठीक, इसका नाम आपको पता है, इसका नाम अगर आसपास वाले एडजेसेंट पे अगर हेलोजन ग्रुप हो तो उसको विसिनल बोलते हैं ना। अगर एक ही पे दो लोग हो तो जैम बोलते हैं, और आसपास में हो तो विसिनल बोलते हैं। डाई, और कौन सा हैलाइड है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। इसमें देखो कौन सा प्रोडक्ट है, अभी भी शॉर्ट ट्रिक से कौन सा प्रोडक्ट है, सेम साइड, तो सेम साइड ES, इरिथ्रियो, ये तो इरिथ्रियो है अपना, इरिथ्रियो, और इरिथ्रियो पे कौन सा है, एंटी ना, अरे भैया E2 होगा ना, तो E2 कैसे होते हैं, एंटी होते हैं, तो इरिथ्रियो पे एंटी क्या खुल गया, TAE। तो कैसा एल्किल बनाना है, ट्रांस एल्किन बनाना है। ट्रांस मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रांस मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, तो मिथाइल मिथाइल यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br ही बाहर निकलेगा ना, H तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि दो Br है तो हेलोजन ही बाहर निकल जाएंगे, H और H, तो ये बन जाएगा ट्रांस एल्किन। क्या आपको समझ में आया, इरिथ्रियो था, एंटी एलिमिनेशन, शॉर्ट ट्रिक को कर दिए उल्टा, तो कौन सा एल्किन बना के आना है, ट्रांस एल्किन। एक टॉपिक और बच गया, उसको करा देते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सच में। एल्कोहल पे देखिएगा, हम लिख देते हैं, और यही लास्ट टॉपिक होगा, ठीक ना। सॉरी फिर से हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि एराइल हैलाइड बहुत ही वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए एराइल हैलाइड को सेपरेट लेक्चर लाया जाएगा। अगला लेक्चर एराइल हैलाइड पे बात करेंगे, और एकदम डिटेल में एराइल हैलाइड पे बात करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन पे, वो भी सब हम बताएंगे। ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, अगर आपने ये सब नाम सुना होगा और आपको कन्फ्यूजन होगा इन सभी टॉपिक में कि ऑर्थो डायरेक्टिंग कब होता है, मेटा डायरेक्टिंग कब होता है, पैरा डायरेक्टिंग कब होता है,
ये सभी चीज़ हम अगले लेक्चर में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन ऑन बेंजीन, सभी चीज़ों पे चीज़ें क्लियर करेंगे अगले लेक्चर में। अच्छे से बात किया जाएगा, इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए ये लास्ट टॉपिक रख रहे हैं हम। अगले लेक्चर में, अगले क्लास में बात किया जाएगा, ठीक ना, एराइल हैलाइड पे। तो एल्काइल हैलाइड तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, E2 E1 के साथ एल्काइल हैलाइड कंप्लीट हो गया। बस ये एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक हम आपको बता देते हैं। एल्कोहल पे यदि कल को कॉन्क H2SO4 का, कॉन्क H2SO4 और इसके साथ हीट, अब हीट के साथ भी टेम्परेचर का खेल थोड़ा अलग अलग होता है। एक बार अगर 160 डिग्री सेल्सियस रखें, 160 डिग्री सेल्सियस, और एक बार बोला जाता है कॉन्क H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस, अगर ऐसा चीज रखा गया तो इस टाइम तो बन जाता है एल्कीन, क्योंकि टेम्परेचर काफी सफिशिएंट है, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और E2 रिएक्शन हो जाता है। E1 होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, ठीक ना। क्या बनता है यहाँ पे? कार्बोकेटायन, तो E1 हो जाता है। और यहाँ पे हो जाता है आपका SN1। टेम्परेचर हालांकि हीट है, लेकिन कॉन्क H2SO4 ये तो एसिड हो गया ना, बेस का तो कहानी चल ही नहीं रहा है, ये एसिड है, इसलिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। और ऐसा बोला जाता है कि 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस दिया गया तब जाके एलिमिनेशन होता है और एल्कीन बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब्सटीट्यूशन हो जाता। अच्छा सर, सब्सटीट्यूशन होता तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन करता है? क्योंकि H2SO4 तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा नहीं, कौन काम करता है? एल्कोहल खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है। बड़ा चालाक आदमी है एल्कोहल, बेस की तरह भी काम करेगा, एसिड की तरह भी काम करेगा और एल्कोहल की तरह भी काम करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। लिख देते हैं एक बार, ROH जो है अगर बेस की तरह काम करेगा तो R पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, क्योंकि बेस वो होता है जो OH माइनस दे दे, बेस। और अगर कल को एसिड की तरह काम करना है तो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा, क्योंकि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दे दे। और न्यूक्लियोफाइल के रूप में टूटना है फिर भी तो RO नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में टूटना है तो टूटता नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तो खुद ही पोर्शन है ये O नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है टूटता नहीं है, खुद ही ये पोर्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल पोर्शन। लेकिन हम आसान करने के लिए क्या सिखाते हैं ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कराना है तो तोड़ ही लो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव और इसका अटैक करा दो, क्योंकि इसका अटैक कराओगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर हाइड्रोजन को करोगे एलिमिनेट। इससे अच्छा है कि ट्रिक है ये कि क्या करो, जैसे कि HOH में करते थे ना, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, जानना है, सच्चाई जानना है कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन से जुटता है, लेकिन क्या शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाते हैं कि RO नेगेटिव को ही जोड़ दो, तोड़ दो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव और फिर जोड़ दो, ठीक ना। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन खुद ही न्यूक्लियोफाइल पोर्शन होता है, क्योंकि लोन पर है ना, इसके ऊपर कितने बना दिए, 1 2 3 4, ठीक। तो एल्कोहल का तीनों केस आपको बता दिया कि बेस की तरह काम करेगा तो R पॉजिटिव OH नेगेटिव, एसिड की तरह तो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल तो ऐसे होगा, ठीक। एक मिनट में इसका मैकेनिज्म भी सिखा देते हैं। जैसे एल्कोहल बात करें तो ROH कॉन्क H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ टेम्परेचर है 160 से 180 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक। तो आपको पता है OH तो पुअर लिविंग ग्रुप है, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, इसीलिए हम एसिड लेते हैं ताकि ये एसिड क्या दे दे? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव यहाँ पे O नेगेटिव, O के जो लोन पेयर है ना न्यूक्लियोफाइल पे कर दे अटैक और इसको बना दे HOH, और HOH आपका बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से बन जाता है R, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आपको पता है ये तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये तो बाहर निकल गया, अगर ये बाहर निकल गया तो R के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, R पॉजिटिव मतलब R को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, R मान जो कल को है CH3 CH2, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना तो रीअरेंजमेंट भी होगा, चेक कर लो, रुको और देखो कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, अगर होगा तो कराओ, क्योंकि इवन रिएक्शन है, इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा और इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा। अगर कल को टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेशन, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा इसके लिए मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, इसके लिए क्या मिल जाएगा? ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर कल को टेम्परेचर कम है ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा और ये OR नेगेटिव को उठा के यहाँ पे जोड़ देना है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो CH3 CH2 और इस OR को उठा के यहाँ पे जोड़ देना है O और R, तो ध्यान रहे एक तरफ R दूसरी तरफ R, ये तो ईथर हो गया, क्या हो गया? ईथर, तो यहाँ पे बन जाता है ईथर। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो एल्कीन बन जाता है, कम रहे तो ईथर बन जाता है। एल्कीन के टाइम में एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज E1 होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन बन गया ना तो E1 होगा। और अगर कल को टेम्परेचर कम रहा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल खुद ही काम कर जाता है, OR नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूट कर। सच्चाई क्या है फिर से बताओ? ऑक्सीजन खुद ही न्यूक्लियोफाइल पोर्शन है, खुद ही अटैक करेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है कि OR नेगेटिव और H पॉजिटिव में तोड़ो और OR नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ दो। क्या होता है यहाँ पे? O होता, R होता, H होता, फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता, कहानी वही होता,
उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और आगे जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में हमको बताओ, हम कोशिश करेंगे वो सभी वीडियो लाने के लिए उन टॉपिक्स पे। तो धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद बहुत बहुत।